नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने चैनल सृजन शिखर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अब तक हम लोगों ने पर्यावरण और भूगोल, भारत के भूगोल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बिहार के शिक्षक भर्ती में पूछे गए हैं, एक एक करके हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल से जितने भी क्वेश्चन आज तक बीपीएससी के शिक्षक भर्ती में पूछे गए हैं, ऑनलाइनर के रूप में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला टॉपिक है हमारा ब्रह्मांड एवं सौरमंडल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चंद्रमा के सदृश ग्रह है, वह कौन सा ग्रह है जो चंद्रमा के सदृश है? तो आपको बताना है कि बुध ग्रह। बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो चंद्रमा के सदृश ग्रह है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी होती है। पृथ्वी एवं सूर्य के अधिकतम बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो आप बताएंगे, इसको कहा जाता है अपसौर। क्या कहा जाता है? अपसौर। क्या कहा जाता है? अपसौर। अब चलिए, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो आप बताएंगे उपसौर। ठीक है, उपसौर मतलब समीप होता है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की कम न्यूनतम दूरी होगी तो आप बताएंगे उपसौर की घटना होती है, लेकिन अधिकतम दूरी हो तो उसे क्या कहेंगे? अपसौर की घटना। ठीक, अगला क्वेश्चन है वायुमंडलीय अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करता है, अर्थात वायुमंडल अपना अधिकतम ऊर्जा किससे प्राप्त करता है? तो आप बताएंगे कि दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंग द्वारा। किससे? दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से। अगला क्वेश्चन है सूर्य से पृथ्वी की दूरी है, बोल रहा है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी मील है? तो आप बताएंगे 93 मिलियन मील। कितना? 93 मिलियन मील, अर्थात सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 93 मिलियन मील। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य है क्या? सूर्य एक क्या है? पीला तारा है। ठीक है, सूर्य क्या है? एक पीला तारा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है कि बृहत्तम ग्रह नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग रहा होगा, तो उसमें जो ऑप्शन था तो इसमें मंगल ग्रह है, अर्थात इससे बड़ा बृहस्पति ग्रह रहा होगा। सबसे बड़ा ग्रह पूछिए, आप कौन ग्रह बताएंगे? बृहस्पति ग्रह। ठीक है, किन दो ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह की पेटियां पाई जाती हैं? तो आप बताएंगे मंगल और बृहस्पति के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? ठीक है, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो आप बताएंगे हमारे अंतरिक्ष में 88 तारामंडल है। कितने तारामंडल हैं? 88 तारामंडल। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन है? तो आपको पता ही होगा कि सौरमंडल का प्रधान अर्थात मुख्य आकाशीय पिंड कौन सा है? तो वो हमारा सूर्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे, जानते हैं कि हमारा सबसे ऊपरी परत जो होता है सियाल होता है, फिर मध्य वाला होता है सीमा होता है, और सबसे अंतिम परत जो होता है, आंतरिक परत होता है, वो उसे नीफे कहते हैं। ठीक है, उसके नाम में ही स्पष्ट है। सियाल मतलब सिलिकॉन एल्युमिनियम, सीमा मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और नीफे मतलब निकेल और फेरस। अर्थात हमारे मध्य भाग में नीफे जो है उसमें कौन से तत्व पाए जाएंगे? तो आप बताएंगे निकेल और फेरस। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सेरेस एक बौना ग्रह है, साइरस एक बौना ग्रह है जो मौजूद है, तो यह हमारा बौना ग्रह किनके मध्य मौजूद है? तो आप मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में। ठीक है, मैंने कहा कि क्षुद्र ग्रह की पेटियां हमारे मंगल और बृहस्पति ग्रह के अंदर में है, उसी के बीच में, उसी मतलब मंगल और बृहस्पति के बीच में जो क्षुद्र ग्रह की पेटियां हैं, उसी में हमारा साइरस बौना ग्रह भी उपस्थित है। वह ग्रह जिसका घनत्व तो सबसे कम है, तो आप बताएंगे सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो आप उत्तर देंगे कि यह हमारा शनि ग्रह है। सबसे अधिकतम घनत्व तो किस ग्रह का है? तो आप एक कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, आपको यह कमेंट करके बताना है कि वह कौन सा ग्रह है जिसका सबसे अधिकतम घनत्व है। ठीक है, ब्लू मून का तात्पर्य है, अर्थात पूछ रहा है कि ब्लू मून का क्या तात्पर्य है? तो आपको बताना है कि पूनम का चांद या पूर्णिमा। ठीक है, पूनम का चांद या पूर्णिमा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है, इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर क्या होगा? आपको पता ही होगा कि हमारे पृथ्वी के भार का चंद्रमा पे भार 1/6 होता है, अर्थात पृथ्वी की सतह पे जो भार है उसका 1/6 मतलब 1/6वां भाग हमारे चंद्रमा पे भार होता है। अर्थात जब हम 100 में 6 का भाग देंगे तो 16.7 न्यूटन आएगा। ठीक है,
तो आपको यही याद रखना है, पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है, तो चंद्रमा पे कितना आएगा, तो आप बताएंगे कि 16.7। कैसे आया है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। जब हम लोग 100 न्यूटन दिया है, 100 न्यूटन में जब हम 1/6 से गुणा करेंगे तो 16.7 आएगा। अर्थात हमारे पृथ्वी का पे जितना भी भार होगा उसका 1/6 भाग हमारे चंद्रमा पर होता है। ठीक है, आप लोग समझ गए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन है, तो आप बताएंगे सौरमंडल का सबसे शाइनिंग ग्रह, सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है, तो आप बताएंगे कि शुक्र ग्रह। ठीक है, सांझ का तारा, भोर का तारा भी शुक्र को कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सूर्य का निकटतम ग्रह है, कौन सा ग्रह है जो सबसे सूर्य के निकट है, तो आप बताएंगे बुध ग्रह। ठीक है, बुध ग्रह सूर्य के निकटतम ग्रह है। सूर्य की किरणें दोपहर की तुलना में प्रातः काल कम गर्म होती है। पूछ रहा है कि सूर्य की किरणें दोपहर की तुलना में प्रातः काल क्यों गर्म होती है। इसका कारण होता है कि सूर्य की किरणें जब दोपहर के टाइम जो होती है उसको कम दूरी तय करना पड़ता है, और लेकिन मॉर्निंग के समय और इवनिंग के समय, दोनों के समय सूर्य की रोशनी को बहुत ज़्यादा पृथ्वी तक दूरी तय करना पड़ता है, इसलिए सूर्य की किरणें दोपहर की तुलना में प्रातः काल कम गर्म होती हैं। ठीक है, ये सीधे बता दिया है कि दोपहर की तुलना में प्रातः काल में किरणें ज़्यादा लंबा सफर तय करती हैं, इसलिए सूर्य किरणें दोपहर में ज़्यादा गर्म और प्रातः काल कम गर्म करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल की खोज किसने की है, तो आप बताएंगे कि कोपरनिकस ने। सौरमंडल की खोज किसने की है, तो आप बताएंगे कोपरनिकस ने। सौर विकिरण का परास दिखाई देता है, तो आप बताएंगे सौर विकिरण का परास 400 से 780 nm में दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का भाग नहीं है, यह पूछ रहा है सौरमंडल का कौन सा भाग नहीं है। अब ऑप्शन में जो भी रहा हो उसमें निहारिका सही है, क्योंकि निहारिका जो है हमारे सौरमंडल का भाग नहीं है। बताना है सूर्य ग्रहण कब होता है, तो सूर्य ग्रहण कब होता है, तो आप बताएंगे चंद्रमा बीच में हो, जब चंद्रमा बीच में हो। चलिए, सूर्य ग्रहण हो गया। अब अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए, सौर ऊर्जा प्राप्त होती है, पूछ रहा है सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो आप बताएंगे सौर ऊर्जा हमारे सूर्य से प्राप्त होती है। सूर्य के प्रकाश को धरती पर की सतह पर पहुंचने में कितना समय लगता है, तो आप बताएंगे कि 8 मिनट 20 सेकेंड। क्या, कितना, 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह कौन सा ग्रह है जिसपे कोई उपग्रह नहीं, तो आप बताएंगे बुध ग्रह। बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसका कोई अपना उपग्रह नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है, सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है, तो ये पूछ रहा है, तो आप बताएंगे सबसे गर्म ग्रह कौन है, तो आप बताएंगे शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगता है, पूछ रहा है कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, तो आप बताएंगे 365 दिन, 365.25 दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह कौन होते हैं, तो वो बताएंगे उनकी सप्तऋषि। सप्तऋषि तारा जो होता है वह इंगित करता है कि ध्रुव तारा की दिशा को, अर्थात उत्तर में हमारी ध्रुव तारा दिखती है, उसी की दिशा को इंगित कौन करता है, सप्तऋषि। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध है किसके लिए, यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना कि पृथ्वी। ठीक है, ये कह रहा है कि यह बताने के लिए कि ग्रह जो होते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना कि पृथ्वी की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य औसत दूरी का एक खगोलीय इकाई कहलाता है। जानते हैं कि खगोलीय इकाई किसे कहते हैं, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, खगोलीय इकाई कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है, तो आप बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पूछ रहा है, तो यह हमारी 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के अनुसार गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है, तो सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय कौन लेता है, तो आप बताएंगे कि सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय हमारा क्या लेता है, अर्थ, पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी की भूपटल में सर्वाधिक है, पूछ रहा है पृथ्वी की भूपटल में सर्वाधिक कौन सी धातु या तत्व पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे सबसे ज्यादा कौन पाई जाती है, हमारी ऑक्सीजन। क्या, ऑक्सीजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, अक्षांश और देशांतर रेखा से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका डिस्कस करेंगे हम। ठीक है,
पूछ रहा है विषुववृत्तीय व्यास ध्रुवीय व्यास से अधिक है, पूछ रहा है विषुववृत्तीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है, तो आप बताएंगे यह 43 किलोमीटर अधिक है। ठीक है, अर्थात यह कैसे अनुमान लगा रहे हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो ध्रुवों पे क्या है, चपटी है, लेकिन विषुवत रेखा पे कोई चपटी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ध्रुवों की चपटी होने की वजह से हमारे विषुवत रेखीय वृत्त और ध्रुवीय व्यास में क्या होता है, 43 किलोमीटर का गैप होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा नहीं गुजरती, पूछ रहा है कर्क रेखा नहीं गुजरती, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो भी रहा हो, उसमें उड़ीसा एक ऐसा राज्य था जो कर्क रेखा से नहीं गुजरती है। ठीक है, आप कमेंट करके बताएंगे कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए, पिछले वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कर्क रेखा का सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है किससे, मतलब कह रहा है कि कर्क रेखा पे सर्वाधिक क्षेत्र किससे आच्छादित है, तो आप बताएंगे कि कर्क रेखा जो है सर्वाधिक क्षेत्र किससे आच्छादित है, तो आप बताएंगे मालवा पठार, अर्थात मालवा का पठार ऐसा भूभाग है जहां से कर्क रेखा सर्वाधिक भाग गुजरता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं हैं, तो इसमें बता रहा है कि 181 रेखा, लेकिन इसमें कुछ कंफ्यूजन है दोस्तों। जब बात करता है कि अक्षांश की बात करता है, जब अक्षांश पूछे तो अलग आंसर होता है, लेकिन अक्षांश रेखा पूछे तो अलग आंसर होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें पूरा कंफ्यूजन लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे खुद बोला है कि यहाँ पे देखिए आप लोग, अक्षांश रेखाएं पूछा है, रेखाएं मतलब हमें सभी लाइनों को भी काउंट करना है, तो इसमें हमारे हिसाब से अक्षांश रेखा में ये 179 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ पूछता कि हाँ हमारे ग्लोब पर कितनी अक्षांश हैं, तो हम 181 मारते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ अक्षांश रेखाएं बोला है, ये क्वेश्चन हमें कुछ कंफ्यूजन लगता है, आप लोग सर्च करके जरूर देखेंगे। ठीक है, लेकिन बीपीएससी ने उत्तर में 181 मारा है, तो कुछ भी हो सकता है, आप लोग इसको सर्च जरूर करके देखें। यहाँ पे जो है आप रेखाएं और अक्षांश दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। अक्षांश क्या होता है, उसमें डाट को भी काउंट करता है, जो एकदम हमारे उत्तरी पोल और नॉर्थ पोल पे डाट बना है। ठीक है, वो अक्षांश कहलाएंगे, लेकिन वो अक्षांश रेखा में काउंट नहीं होते हैं। लेकिन अगर पूछे कि ग्लोब पर कितनी जो है अक्षांश रेखाएं हैं, तो आप बताएंगे 179, लेकिन अक्षांश सिर्फ पूछ ले कि ग्लोब पर कितने अक्षांश है, तो आप बताएंगे 181। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्र ग्रहण होता है, अभी पीछे ही हम बताए हैं कि सूर्य ग्रहण कैसे होता है, चंद्र ग्रहण कैसे होता है। ठीक है, चंद्र ग्रहण क्या होता है, पृथ्वी और जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो हमारी घटना क्या कहलाती है, चंद्र ग्रहण। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए तो हमारा क्या होगा, चंद्र ग्रहण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ध्रुवों पर किसी वस्तु का भार भूमध्य रेखा की तुलना में अधिक होता है, ऐसा क्यों होता है, तो ये होता है पृथ्वी की आकृति की वजह से। ठीक है, पृथ्वी की आकृति की वजह से ध्रुवों पर किसी वस्तु का भार भूमध्य रेखा की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो आप बताएंगे कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, कब होता है, 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ग्रीनविच प्रधान मध्याह्न रेखा पर समय दोपहर के 12 बजे हैं, ठीक है, बोल रहा है ग्रीनविच प्रधान मध्याह्न रेखा पर दोपहर के कितना बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, उस समय 30 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर कितना बजेगा, ये पूछ रहा है। आप बताइए, ये बताइए हमें। क्वेश्चन का उत्तर एकदम आसानी से हम लोग बताएंगे। ठीक है, पूछ रहा है कि 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब आपको पता है कि जो ग्रीनविच मध्याह्न रेखा से हम पूर्व की तरफ जाएंगे तो हमेशा हमारा क्या होता है कि टाइम हमेशा आगे का होता है। क्या होता है, टाइम हमेशा आगे का होता है। ठीक है, चलिए बताइए, जब मैंने बोला था कि जब ग्रीनविच मध्याह्न रेखा से हमारे भारत में 82.5 डिग्री जो है रेखा है, ठीक है, इंडियन मानक टाइम जो है, तो वह 5.5 घंटा आगे चलती है। उसी प्रकार अगर 30 डिग्री बोल दिया है तब कितना आगे होगा, तो हम जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 30 डिग्री बोला है, 30 डिग्री बराबर कितने मिनट हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 30 डिग्री में 4 से गुणा करेंगे, 4 3 12, 120 मिनट। 120 मिनट अर्थात क्या होगा कि 2 घंटे, अर्थात 12 बजे अगर दोपहर वहाँ है तो यहाँ 2 घंटे आगे जोड़ेंगे, अर्थात यहाँ 2 बजेंगे, दोपहर के 2 बजेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन खींचा जाता है, तो आप बताएंगे प्रशांत महासागर से होकर। कहाँ से, प्रशांत महासागर से होकर। अब हमारा टॉपिक है विश्व के महाद्वीप, देश, राजधानी एवं सीमाएं। ठीक है, विश्व के महाद्वीप, देश, राजधानी एवं सीमाएं। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हम। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी पूछ रहा है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है
तो आप बताएंगे दक्षिण अफ्रीका की राजधानी हमारा क्या है, केप टाउन है। ठीक है, पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे कि गोंडवाना लैंड। ठीक है, आपको पता है पैंजिया से टूटे उत्तरी भाग जो है, उत्तरी महाद्वीप को हम अंगारा लैंड कहते हैं, लेकिन दक्षिणी महाद्वीप को हम गोंडवाना लैंड कहते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि भारत हमारा अंगारा लैंड का हिस्सा है कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक क्षेत्र महाद्वीप स्थित है, तो आप बताएंगे कि आर्कटिक क्षेत्र जो है हमारा उत्तरी ध्रुव पर स्थित है, लेकिन अंटार्कटिक महाद्वीप हमारा दक्षिणी ध्रुव के निकट स्थित है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप कौन सा है, तो आप बताएंगे कि एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप है। वे देश जिनकी पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है, तो आप बताएंगे जिनकी पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है, चिली और अर्जेंटीना। अगला क्वेश्चन है, मृत सागर के साथ भूमि सीमा बनाने वाले देश कौन है, तो आप बताएंगे कि मृत सागर से जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन, ये जो देश हैं, तीनों देश ये मृत सागर से भूमि का सीमा साझा करते हैं, अर्थात उनके मृत सागर के चारों ओर अर्थात कहीं ना कहीं ये टच करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह नदी जो भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है वह कौन सी नदी कहलाती है, तो आपको पता है कि भारत से निकलकर पाकिस्तान में बहने वाली नदी कौन सी है, तो आप बताएंगे कि सतलज नदी। कौन सी नदी है, सतलज नदी। ठीक है, अफगानिस्तान देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो अफगानिस्तान देश जो है पाकिस्तान के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन है, वह महाद्वीप जिसमें सबसे अधिक देश हैं, तो आप बताएंगे कि अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें सबसे अधिक देश स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्र के दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो आप बहुत सारे लड़के कंफ्यूज होते हैं कि होन्शु होगा कि होक्काइडो होगा, तो आप बताएंगे सबसे बड़ा द्वीप हमारा कौन सा द्वीप है, होन्शु। ठीक है, अगला है, डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त घटक देश है, अर्थात वह कौन सा देश है जिसपे डेनमार्क का अधिकार है, तो आप बताएंगे ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड पे हमारी डेनमार्क का अधिकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। ठीक है, तो आप बताएंगे कि जापान एक ऐसा देश है जो क्या है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। आप देखेंगे एशिया महाद्वीप मतलब जो हमारे रूस के, ठीक है, रूस के जस्ट बगल में जो हमारा प्रशांत महासागर में जापान है, वह उसका सीमा जो है हमारे भौगोलिक क्षेत्र से नहीं लगती है। ठीक है, लेकिन तब भी वह द्वीप के रूप में सबसे बड़ा देश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश है, तो आप बताएंगे कि चिली। चिली जो होता है हमारा दक्षिणी अमेरिका का देश है, जो क्या है कि उत्तरी और दक्षिणी सीमा की सबसे अधिक लंबाई वाला देश है। अगला क्वेश्चन है, एक स्थल अवरुद्ध देश है। ठीक है, तो आप बताएंगे कि हंगरी देश कौन है, जो इन ऑप्शन में से पूछा था कि बेल्जियम, हंगरी, रोमानिया, यूक्रेन में कौन सा ऐसा देश है जो स्थल रुद्ध देश है। ठीक है, तो आपको बताना था कि हंगरी देश। इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं, तो इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं किससे हैं, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, तो आपको पता है कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, तो आप बताएंगे कि अफ्रीका। कौन है, अफ्रीका। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग पूछा है इसमें। ठीक है, जब ऑप्शन में हमारा एशिया महाद्वीप नहीं है तो यहाँ अफ्रीका ही सही होगा। ठीक है, भूगर्भिक इतिहास एवं शैल तंत्र, ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे। एक कायांतरित चट्टान नहीं है, पूछ रहा है कि वह कौन सी चट्टान है जो इसमें से कायांतरित चट्टान नहीं है, तो ऑप्शन में था तो हमारा डोलोमाइट था। डोलोमाइट एक ऐसा चट्टान है जो एक कायांतरित चट्टान नहीं है। ठीक है, खनिज में चट्टान के स्तर में जमा रहता है, पूछ रहा है खनिज में चट्टान के स्तर में क्या जमा रहता है, तो आप बताना है कि अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान में, अर्थात अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान में खनिज जमा रहता है। ठीक है, अर्थात ये हो गया कि अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान में हमारे खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, सर्वाधिक खनिज किस में पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे अवसादी चट्टान में। पृथ्वी की परपटी में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी चीज है, तो परपटी में पूछ रहा है पृथ्वी की परपटी में सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व, याद जरूर रखिएगा कि तत्व बोला है, प्रचुर मात्रा में तत्व, तो आप बताएंगे कि सबसे प्रचुर मात्रा में हमारा तत्व कौन सा है, तो आप बताएंगे कि ऑक्सीजन है। ठीक है, पूछ रहा है पृथ्वी के क्रोड में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं, तो बताना है कि निकिल और फेरस। ठीक है, सियाल सीमा निफे होता है। ठीक है, उसी प्रकार क्रोड में कौन सा है, निकिल और फेरस। ठीक है, जिसको हम कहते हैं निफे। ठीक है, पृथ्वी की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है, तो आप बताएंगे कि यूरेनियम डेटिंग द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। ठीक है, वलय क्रिया
अर्थात फोल्डिंग परिणाम है। किसका परिणाम है? तो आप बताएंगे कि यह पर्वत निर्माणकारी बल के द्वारा। ठीक है, क्या? पर्वत निर्माणकारी बल का। अगला क्वेश्चन है, विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए हैं। कह रहा है विवर्तनिक क्रिया से कौन अलग हुए हैं? तो आप बताएंगे कि महाद्वीप। महाद्वीप किसके द्वारा अलग हुए हैं? हमारी विवर्तनिक क्रिया के द्वारा। सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती है। बोल रहा है कि शैल समूह की आयु किससे आंकी जाती है? तो आपको पता ही होगा कि इसकी यूरेनियम लेड विधि द्वारा। ठीक है, यूरेनियम लेड विधि द्वारा। समुद्र तल से पृथ्वी के केंद्र में सबसे निकट स्थान क्या कहलाता है? समुद्र तल से पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान हमारा क्या कहलाता है? उत्तरी ध्रुव कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आज हम यहीं तक रहने देते हैं। अगला हमारा टॉपिक होगा विश्व के अंदर जितने भी पर्वत पठार तथा मरुस्थल आते हैं उसके बारे में चर्चा होगी। ठीक है, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।